तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल न्यू लाइट नीट पे। अब देखिए, आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि ठीक है, सारे के सारे बच्चों के लिए मिशन नीट 2025 में हम लोग जुड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं सिंह सर की फोटो। अब आपको पता भी है कि हम 2 लाख की फैमिली है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि सर का एक ही मिशन है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। उसी के तहत हम लोग लगे हुए हैं बच्चे। और आज आपका पेपर था 11th का और मुझे उम्मीद है कि पेपर बहुत अच्छा गया होगा आपका। आते हैं, बढ़ते हैं हम लोग छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे क्वेश्चन पे। If a 2 kg body falls on the ground from a height of 15 meter and all of its mechanical energy is converted into heat, the heat produced will be। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये कह रहा है कि सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जा रही है हीट में। आपको पता है कि हीट जो होती है वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, जो आपके ग्राउंड से हम ऐसा मान लेते हैं कि कितनी डिस्टेंस पे है, h डिस्टेंस पे है। कितनी डिस्टेंस पे है, h डिस्टेंस पे। ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हीट को अगर मुझे लिखना हुआ तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले आराम से आप बोल सकते हो कि ये आपकी रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन के ऊपर है ऑब्जेक्ट, मतलब पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। और ये कितना आएगा, mgh। ये जो mgh के फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी है, जब वो यहाँ पे आएगा तो टकराएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन फार्मूला तो आपको हीट का पता है बच्चे की हीट भी एक तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला क्या लगा दोगे, mgh। m की वैल्यू आपको पता है बच्चे 2 है, g की वैल्यू 10 है, h की वैल्यू कितनी है 15। यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, 300 जूल। कितना आ जाएगा, 300 जूल। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए लिक्विड ऑफ मास m and specific heat c is heated to a temperature T. Another liquid of same mass and specific heat 2c is heated to same temperature T. If these two liquid are mixed, the resulting temperature of the mixture is। अब बच्चे देखो, हमें जो ठीक है थीटा चाहिए, कौन सा, इक्विवेलेंट थीटा। अगर हमें इक्विवेलेंट चाहिए तो इसके लिए हम लोगों ने तो बच्चे फार्मूला पढ़ रखा है, m1 s1 थीटा 1 प्लस m2 s2 थीटा 2 अपान m1 s1 प्लस m2 s2। अब सिर्फ आपको यहाँ पे वैल्यू रखने की जरूरत है, कोई और कार्य करने की जरूरत नहीं है। तो आराम से हम लोग वैल्यू रख देते हैं बच्चे। मास दोनों का जो दे रखा है सेम दे रखा है, तो m होगा। स्पेसिफिक हीट जो है वो दे रखा है, c दे रखा है, टेम्परेचर t दे रखा है, प्लस दूसरा वाला भी जो ठीक है आप लिक्विड देखोगे उसका मास कितना दे रखा है, m दे रखा है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट इसकी 2c दे रखा है और टेम्परेचर क्या रखा है, t दे रखा है। अपान अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लिखेंगे mc प्लस m2c। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो mc को अगर मैं कॉमन ले लूं ऊपर से तो यहाँ पे बचेगा t प्लस 2t। और यहाँ पे बच्चों अगर mc को मैं कॉमन ले लूं तो बचेगा 1 प्लस 2। mc से mc कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा क्या, 3t/3। यहाँ से बच्चों आप लिख सकते हो t। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से आपका आंसर कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। पिछले वाले पे आंसर हम लोगों ने हिट किया था, इस पे थर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच हीट इज गेन्ड व्हेन 10 kg ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस इज ब्रॉट टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो बच्चे, डेटा में कंफ्यूज नहीं होना है, वो 60 डिग्री बोल रहा है। पहले कितने पे थे आप, 60 डिग्री सेल्सियस पे। यहां से वो कह रहा है कि चले जाओ आप 100 डिग्री सेल्सियस पे। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी आपको दे रखा है। अब पूछ रहा है कि कितना हीट गेन होगा जब, ठीक है, जब 10 kg की वाटर जो 60 डिग्री सेल्सियस पे इसको बॉइलिंग टेम्परेचर पे ले जाया जाएगा। तो देखो बच्चों, अब हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है, कुछ और करना नहीं है।
अगर देखिए, अगर हीट दी जा रही है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो टेम्परेचर चेंज होगा या तो फेज चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर फेज चेंज होता है तो वहां पे फार्मूला ml लगा देते हो, और अगर सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो फार्मूला क्या यूज होता है, ms डेल्टा थीटा। तो Q इक्वल टू यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे ms डेल्टा थीटा, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब m जो है वो मास है, मास आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 10 इंटू s लिखना हुआ तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है उसको ध्यान में देना, 4.2 इंटू 10 पावर 3 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखो बहुत ज्यादा यूनिट के चक्कर में परेशान मत होना, बस ये याद रखना कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4.2 इंटू 10 पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं। अभी हमने सिर्फ स्पेसिफिक हीट की वैल्यू रखी, टेम्परेचर अब देखो 60 से आप कितना जा रहे हो 100, यानी चेंज कितने का 40 का, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 4.2 इंटू 40 इंटू 10 पावर 3, ऐसा कुछ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब 4.2 है, अगर इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और 42 में जब हम 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1680। अब ये आएगा बच्चे इंटू 10 पावर 3, और आंसर आपका जूल में आ रहा है, इसको हम किलो जूल में लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा 1680 किलो जूल। देखिए ऐसा कोई आंसर है या नहीं, आपका प्यारा सा आंसर फर्स्ट वाला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। A stationary object at 4 degree Celsius and weighing 7 kg falls from a height of 2000 meter on a snow mountain at 0 degree Celsius. If temperature of the object just before hitting the snow is 0 degree Celsius and object come to rest immediately, latent heat आपको दे रखा है, तो पूछ रहा है कि आइस का जो मास जो मेल्ट होगा। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अगर लगा दें यहाँ पे तो डायरेक्ट आप कर सकते हो इसको। देखो अब शुरुआत में हमें पता है कि सारी की सारी एनर्जी जो स्टोर होगी वो किसके फॉर्म में होगी, पोटेंशियल एनर्जी के, यानी हम लिख सकते हैं डायरेक्ट mgh। अब वो की पूरी एनर्जी बोला जा रहा है कि वो हिट कर रही है स्नो को, और ऑब्जेक्ट किसमें हो जा रहा है, रेस्ट में। तो ये पूछा जा रहा है कि मास ऑफ आइस दैट मेल्ट, आइस मेल्ट होगा मतलब मेरे प्यारे बच्चों टेम्परेचर चेंज होने से पहले क्या चेंज होगा, फेज। तो फेज चेंज का फार्मूला हमें पता है ml होता है। अब जिस फेज चेंज हो रहा होगा वैसे ही लेटेंट हीट ले लेंगे, उसमें हमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब सीधे डेटा रखते हैं, ये आपका वैल्यू कितना है 7 है। इसके बाद दूसरा अगर हम ध्यान से देखें तो g की वैल्यू 10 रखेंगे, हाइट जो है वो कितना है 2000, दैट इक्वल टू m। अब L की वैल्यू जब रखेंगे बच्चों तो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, ये दे के रखा है, आपको अपने मन से रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे m इंटू 3.5 इंटू 10 पावर 5, ऐसा कुछ दे के रखा है। ठीक है, तो इसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम चाहें तो m इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 इंटू 10 इंटू 2000 अपॉन 3.5 इंटू 10 पावर 5, ऐसा कुछ लिखेंगे। ये इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्या आएगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा 4 में होगा। तो m इक्वल टू अगर मैं लिखना चाहूं तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 पावर 4 अपान 10 पावर 5, यहां से आ जाएगा 4 इंटू 10 पावर 4 माइनस 5, ये बच्चों आ जाएगा 4 इंटू 10 पावर माइनस 1। यहां से देवताओं आप लिख सकते हो डायरेक्ट 0.4 kg। अच्छा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो इसको ग्राम में बदल लेते हैं, कितना आ गया 400 ग्राम। अब तो ऑप्शन है ना आपके पास थर्ड, तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, कि हीट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी ताकि वो मेल्ट करा सके 10 ग्राम आइस को, किस पे 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो बच्चे अगर यहाँ पे हमें Q लिखना हुआ तो Q इक्वल टू हम क्या लिखेंगे ml, ऐसा कुछ लिखेंगे। अब मास आपको पता है बच्चे
मास कितना दे रखा है 10 ग्राम। लेटेंट हीट पे हम ध्यान दें तो ये कितना दे रखा है 80 कैलोरी। ग्राम से ग्राम आप क्या कर दो, चलो जीएम लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग जी समझ लोगे, जीएम से जीएम कैंसिल। अब जीएम का मतलब यहाँ पे ग्राम है, ठीक है। ये मत कर देना कि सर वो जीएम से एक, ठीक है, ग्रेविटी है दूसरा मास है, ऐसा कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ गया 800 कैलोरी, या इसी को बच्चे अगर बदलेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 किलो कैलोरी। यहाँ तक हम लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। अच्छा, हम लोग ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन करते हुए। बहुत स्मूथ वे से बच्चे हम लोग करेंगे क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। When a substance changes from solid state to liquid state, वो कह रहा है कि आप किस स्टेट में पहले थे, सॉलिड स्टेट में थे, फिर आप चेंज हुए किस में, लिक्विड स्टेट में। अगर आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये तो हम लोगों ने लोअर क्लासेज में पढ़ रखा था कि ठीक है, इसको डायरेक्ट हम क्या नाम दे देते हैं बच्चों, फ्यूजन। इसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ए डिवाइस इन विच हीट मेजर्स कैन बी कॉल्ड। अब देखो, बैरोमीटर नाम ही बता रहा है कि प्रेशर की यूनिट है, थर्मोमीटर टेम्परेचर की, कैलोरीमीटर। अब इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। हीट है, हीट की यूनिट शुरुआत में क्या थी, कैलोरी थी, किलो कैलोरी, तो यही कर दोगे आप, ठीक है। या आपको पता भी है कि एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, हीट को मेजर करते हैं, जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स में बॉम्ब कैलोरीमीटर पढ़ा होगा, तो ऐसी कई चीजों को आपने पढ़ा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी सब्सटेंस ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट विल बी। अब देखो बालक, अगर हम Q इक्वल टू लिखना चाहें तो हम यही लिखते हैं ना, ms डेल्टा थीटा। तो यहां से अगर S लिखना हुआ तो ये हमारा आ जाएगा Q अपान m डेल्टा थीटा। अब Q की बात आप करोगे तो Q वही रहने दो, m। अब अगर फेज चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, इसका सीधा मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। फेज चेंज में टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, मतलब हम डेल्टा थीटा क्या लेंगे, 0। तो यहाँ इंटू क्या लिख दोगे, 0। तो यहाँ से स्पेसिफिक हीट आपका कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। कितना प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक क्या करती है, वेरी करती है। A quantity of heat required to change the unit mass of a solid substance from solid to liquid state. सॉलिड से आपको किस में कन्वर्ट करना है मेरे प्यारे बच्चों, लिक्विड में। आप बताना है कि टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, कंफ्यूज नहीं होना है। सॉलिड से किस में बदलना है, लिक्विड में, और टेम्परेचर भी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। उस समय जो हीट चाहिए होती है उसी को मेरे प्यारे बच्चों क्या नाम देते हो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या नाम देते हो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ हो गया, आगे सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, बड़ा प्यारा सा ग्राफ है और एकदम प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 10 है। A solid substance is supplied heat at a constant rate and the variation of temperature with heat input is shown in the figure. Choose the correct statement. अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें तो ये पहले ही बोल के रखा है कि 2AB इक्वल टू सी डी, 2AB इक्वल टू सी डी। एक चीज ध्यान देना, अब यहां से हमें देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो AB वाला है ये हिस्सा, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं किसको दिखा रहा होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को। किसको दिखा रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को। और ये CD की हम जब बात करेंगे तो ये दिखा रहा होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को। तो इसका सीधा मतलब ये हो गया बच्चे कि अगर हम AB को ध्यान दें तो ये क्या लिखेंगे, 2 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब बड़ा कौन होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। या बच्चे आप खुद ही ध्यान दो, वाटर के केस में अगर आप देखते हो
तो लेटेंट हीट लेते हो ठीक है, अगर आइस का ले रहे हो लेटेंट हीट तो वो 80 लेते हो, और जब हम स्टीम का लेते हैं तो कितना लेते हैं 540। अच्छा यहाँ पे डायग्राम में जो मेंशन कर रखा उससे क्या लिखेंगे कि वेपराइजेशन जो होगा वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या होगा 2 टाइम्स। तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। When a copper ball is heated, the largest percentage increase will occur in। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जब किसी भी बॉल को हिट किया जाता है, किसी भी स्फेरिकल बॉडी को हिट किया जाता है, तो डेंसिटी आपकी क्या होती है, डिक्रीज करती है। डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी डेंसिटी ऑप्शन में नहीं है। अब आपको पता है डायमीटर कितना बढ़ता है, 1 टाइम्स, एरिया 2 टाइम्स, जो भी आप इरर लेते हो, इरर में भी आपने पढ़ा होगा कितना, 3 टाइम्स। तो सबसे ज्यादा बढ़ेगा क्या, वॉल्यूम। अब ये सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, अब इरर में आप इसको पढ़ के रखे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा बच्चा। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर एट विच फ़ारेनहाइट एंड केल्विन पेयर ऑफ स्केल गिवन द सेम रीडिंग विल बी। अब देखिए इस पे हो सकता है कि कुछ लोग कंफ्यूज होके ठीक है डायरेक्ट -40 आंसर मार दिए होंगे, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। तो बच्चा फ़ारेनहाइट और केल्विन ने डिग्री सेल्सियस, वो सेल्सियस और केल्विन की बात नहीं किया कि -40 डिग्री हिट करके आप खुश हो जाओ कि नहीं सर मेरा तो सही है। अब बच्चे यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ T1 - 32 अपान 180। ये बराबर किसके होना चाहिए, केल्विन के। केल्विन का देखो अब लिख देते हैं। ये बच्चे क्या हो जाएगा आपका T2 - 273 अपान 100। वास्तव में ये 212 था, ये 32 था, यहाँ पे 373 माइनस 273 है। अब आप बड़े बच्चे हो चुके हो, सारी चीजें आपको पता है, पेपर डिस्कशन है, चैप्टर तो पढ़ाया नहीं जा रहा है तो, लेकिन हाँ ये ध्यान देना कि किया सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से जाएगा। थीटा -32 बाई 180। अब दोनों को 20 से डिवाइड कर देते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा 9, कट कर देते हैं, या 9 आ जाएगा, ये कितना आएगा 5। अब सर हमारे टीचर ने तो सिखाया कि सिंपल सिंपल करते हैं, हाँ सिंपल तरीके से ही कर रहे हैं हम लोग। थीटा -273/5। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा 5 थीटा -32 इंटू 5 160, दैट इज इक्वल टू 9 थीटा -273 इंटू 9। अब देखो बच्चे ये क्वेश्चन जो हो गया वो सिंपल सा आपके सामने हो गया। अब इसको इधर की तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा 273 इंटू 9 माइनस 160, दैट इज इक्वल टू 9 थीटा माइनस 5 थीटा। 273 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 2297। सॉरी सॉरी बच्चे, एक मिनट। इसको हम सॉल्व करेंगे, 273 इंटू 9 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2457। 2457 कितना आएगा, 2457 माइनस कितना करेंगे 160, ये बराबर आ जाएगा आपके 4 थीटा के। यहां से हम थीटा अगर लिखना चाहें तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2457 माइनस 160 करेंगे तो ये आ जाएगा 2297। तो 2297 बाई कितना लिखोगे 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 22 है और दूसरी तरफ 97 है तो 96 प्लस 1 ये आ जाएगा 574.25। 574.25। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से आंसर कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस देन इट्स वॉल्यूम। देखो जनरली क्या होता है कि जब हम किसी लिक्विड को हिट करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, लेकिन एक अलग केस वाटर होता है, वाटर इसका एक्सेप्शन होता है। फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, इस पे क्या होता है, वाटर कॉन्ट्रैक्ट करता है। वाटर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी क्या होता है, वॉल्यूम
डिक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है। अच्छा, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो होता है कि गामा जो होता है वो कैसा आता है, निगेटिव होता है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या आता है, निगेटिव। लेकिन बच्चे जब हम यही बात, अब देखो 4 डिग्री सेल्सियस में हम बात करेंगे तो इस पे डेंसिटी मैक्सिमम होती है, इस पे डेंसिटी क्या होती है बच्चे, मैक्सिमम होती है। अब जब हम बात करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस टू आगे की तरफ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तब यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सपैंड, वॉल्यूम जो होगा वाटर का वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। अच्छा, वॉल्यूम अगर एक्सपेंड करेगा, ये वॉल्यूम क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, इसका सीधा मतलब क्या है बच्चे कि पहले ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, लेकिन एनसीईआरटी से उठाए गए क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। The volume expansion coefficient of mercury is 180 into 10 power minus 6 per degree Celsius. Its linear expansion coefficient will be. अच्छा, पता है आप लोग करोगे क्या, डायरेक्ट सर अल्फा निकालना है तो गामा बाई 3, यहाँ पे 180 इंटू 10 पावर माइनस 6 बाई 3 पूरा गलत, ठीक है। ये गलती करना मत कि सर 60 इंटू 10 पावर माइनस 6 आ गया, उसके बाद आप खुश भी हो कि नहीं सर मेरा तो आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये गलती मत करना बच्चे, ये ध्यान देना कि क्या है, मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी क्या है आपका, लिक्विड है। अगर मर्क्यूरी लिक्विड है तो इसमें सिर्फ क्या होगा, ओनली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज पॉसिबल, ओनली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज पॉसिबल, कि सिर्फ क्या पॉसिबल है मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पॉसिबल है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि बच्चे आपको पता है कि लिक्विड और गैसेज में ना ही लीनियर एक्सपेंशन हो सकता है ना ही एरियल हो सकता है। एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीटिंग, कि अगर हम किसी चीज को हीट कर रहे हैं और वहां पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। occurs only in solid, increases the weight of a material, decreases the density of material, occurs at the depth। सीधी बात है बच्चे कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन का सीधा मतलब ये होगा कि वहां पे क्या कर रहा होगा, हीट कर रहा होगा, ठीक है। अब आपको एक चीज तो पता ही ना है बच्चे, बेसिक चीज जो है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। अच्छा, मास तो बदलने वाला है नहीं, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, डिक्रीज कर जाएगी। और डेंसिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल की डेंसिटी है वो क्या हो रही है, घट रही है। और ऐसा नहीं होता कि हम ये बोल देंगे अकर्स ओनली इन सॉलिड, एक्सपेंशन जो होता है वो सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा और गैसेज में भी होगा। आगे बढ़ते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील आर अल्फा 1 and alpha 2 respectively when we take a brass rod of length L1 and a steel rod of length L2 at 0 degree Celsius, then the difference in their length L2 minus L1 will remains the same at all temperature। बच्चे देखो, दो तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। आप चाहें तो इसको बहुत लंबे तरीके से सॉल्व करिए, ठीक है। अगर आप कहें ठीक है मैं कर देता हूं उसको नॉर्मल तरीके से ही। अब देखो, ये कह रहा है कि जो डिफरेंस आए वो क्या आए, सेम आए। तो इसका मतलब जो एक्सपेंशन होगा वो भी क्या होगा, सेम। मैथमेटिकली आप करोगे लंबा जाएगा, हम लोग इतना यूज नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट बोलेंगे कि लेंथ में जो एक्सपेंशन अगर दोनों में सेम हो रहा है तो L2 माइनस L1 भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो बच्चे हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, डेल्टा L जो होगा किसका, ब्रास का, वो बराबर किसके होगा, स्टील के। अच्छा, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली करिए,
ठीक है, एक बार L1 निकालिए, फिर L2 निकालिए, फिर ठीक है L2 माइनस L1 निकालिए, फिर दूसरा काम क्या करिए, L1 डैश निकालिए, L2 डैश निकालिए, फिर पहले में से दूसरे को घटा के फिर L2 माइनस L1 को L2 डैश माइनस L1 डैश से सब्ट्रैक्ट करिए। ऐसा हम कुछ करने वाले नहीं है, हम लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, क्वेश्चन को देखना है, हिट करना है, निकल जाना है। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा L जो मिलेगा वो हमें फार्मूला तो पता ही बच्चे, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, L1 अल्फा 1। और देखिए टेम्परेचर क्या कह रहा है कि सेम रहे, मतलब जो भी टेम्परेचर लो मान लेते हैं डेल्टा थीटा। अब ये बराबर क्या लिख सकते हैं, L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा गयो काम से, तो क्या लिख सकते हैं, L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2। मेरे प्यारे बच्चों मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, यहां तक हमें कुछ सोचना नहीं है। चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट थर्मल स्ट्रेन। अब बोल के नहीं रखा है बच्चे, तो थर्मल स्ट्रेन का मतलब आप समझ लेना कि ठीक है, स्ट्रेन तभी आता है बच्चे, ठीक है, जब कोई बॉडी अपनी मर्जी उसकी मर्जी के खिलाफ आप कुछ कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे मैं ये कर दूं, ठीक है, तो अगर इसका फार्मूला आपको याद मैं दिलाऊं, तो आपको फार्मूला इसका याद होगा कि डायरेक्ट आप थर्मल स्ट्रेन अगर लिखना हुआ तो बच्चे डायरेक्ट लिख सकते हैं। और एनसीईआरटी में इसका फार्मूला भी दे के रखा है कि थर्मल स्ट्रेन जो होता है वो, ठीक है, पहला तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि क्या होता है, डेल्टा L बाई एल होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लिखना चाहें डेल्टा L, तो ये बराबर क्या होता है, L अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी डेल्टा थीटा कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरीके से डेल्टा L बाई एल इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा डेल्टा टी। तो ये हमारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रेन होता है, कौन सा, थर्मल स्ट्रेन होता है। और ये भी आपका क्या है, थर्मल स्ट्रेन है। लेकिन बच्चे ये याद रखना कि इसमें एक कंडीशन होती है स्पेशल कि, ठीक है, बेंडिंग आर एक्सपेंशन नॉट अलाउड एट ऑल। अच्छा देखो, आपको ना इतने कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे पूछेगा नहीं, हो सकता है कि ठीक है वो रिजिड रॉड के बीच में कर दे, तो ऐसा कुछ पूछना नहीं, सिंपल क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का ये फार्मूला है बच्चे। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। The volume of a metal sphere increased by 0.24% when its temperature is raised by 40 degrees Celsius. The coefficient of linear expansion. सारा दिया है वॉल्यूम का, इस बार याद रखो क्या दिया है, मेटल, तो वो नहीं करेंगे कि जैसा पिछली बार किए थे। अब मेटल है, यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन भी होगा, एरियल एक्सपेंशन भी होगा और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी होगा, तीनों के तीनों एक्सपेंशन होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो अब मुझे अगर गामा लिखना भी पड़ गया, तो गामा इक्वल टू हम डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा वी अपान वी डेल्टा थीटा। ऐसा हम बहुत प्यार से बच्चे लिख सकते हैं। अब इसको लिखना हुआ तो ठीक है, हम क्या करते हैं कि थीटा को इधर लेके आते हैं, तो डेल्टा थीटा उसके बाद गामा, ये बराबर होगा डेल्टा वी बाई वी के, ऐसा कुछ लिखेंगे। अच्छा, इंक्रीज आपको दे के रखा है कि ये एक्चुअली कितना है, 0.24%, 0.24%, यानी ये आपको दे रखा है 0। अब देखो 0.24% दे रखा है बच्चे, तो डायरेक्ट परसेंटेज में है ना, तो डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, 100। तो 0.24 बाई क्या लिखोगे बच्चे, 100। अब यहां से देखो गामा इंटू डेल्टा थीटा, जो टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो वो रेज कर रहे हो कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 40, दैट इज इक्वल टू 0.24 बाई क्या लिखोगे, 100। अब देखो ऊपर नीचे हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का, तो डेसिमल क्या हो गया, गायब हो गया यहां से। अब ये 40 से ये क्या होगा, कटेगा। अब बच्चे कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये पूरी वैल्यू एक साथ रख देते हैं, तो अगर हम इसको ये 40 से कटेगा भी तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो गामा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, 10 गामा इक्वल टू 6 इंटू, अब 6 इंटू कितना लिखोगे, 10 की पावर 4, वो भी किसमें, माइनस में। अब यहां से गामा इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 10 पावर -4 बाई 10।
ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻5। ऐसा कुछ लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है गामा/3। तो गामा की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻⁵/3। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आ गया 2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, इसको लिखने में आपको कोई समस्या भी होनी नहीं चाहिए। अल्फा बीटा एंड गामा आर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर सुपरफिशियल एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। अच्छा, न दिया हो ना तो आप जानते रहो कि नीट में सारे मटेरियल को आपको क्या मान के चलना है, आइसोट्रॉपिक। जब तक वो बोल ना दे क्वेश्चन में कि ना आइसोट्रॉपिक है, तब तक हम मटेरियल को कैसा मानेंगे, आइसोट्रॉपिक मटेरियल मानेंगे। और आइसोट्रॉपिक मटेरियल में आपने पढ़ रखा है अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा कितना होता है 1:2:3। अब यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 बीटा इक्वल टू 2 गामा। यहाँ से बच्चे अगर हम ठीक है लिखना चाहें तो बीटा अपान गामा जो होगा वो क्या आ जाएगा 2/3। देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है 18 का, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कौन सा आंसर हो जा रहा है 18 का हम ध्यान से देखें तो कौन सा आंसर हो रहा है, सेकंड हो रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। The lower and upper fixed point of a faulty thermometer are 5 degree and 105 degree Celsius. If the thermometer is 25 degree, then what is the actual temperature? अब बच्चा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ले लेते हैं कि a-5 अपान, अब देखो 105 माइनस क्या लोगे 5, अब ये बराबर आपको दे रखा है किसके c/100 के। तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a-5 इक्वल टू c। तो यहां से बच्चों a को अगर हम ध्यान दें तो एक ए वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना 25, तो 25 माइनस 5 इक्वल टू सी। तो यहां से कितना आ गया 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू सी। अब ये आपको पता है कि यूनिट लास्ट में रख रहे हैं, उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। An iron rod is fitted between two rigid walls and heated. A compressive thermal strain will be developed in the rod tensile. अब सीधे बच्चे अगर हम समझने की कोशिश करें तो अगर एक आयरन रॉड है दो रिजिड वॉल के बीच में फिट है, मेरे प्यारे बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बच्चे, अब रॉड है, अब सीधी बात है कि अगर हम ध्यान से देखें इस चीज को तो ये क्या कर रहा होगा, कहीं ना कहीं रॉड इसको, ठीक है, ये जो रॉड होगा ये इसको, ठीक है, नॉर्मल या टेंशन से क्या कर रहा होगा, कंप्रेस कर रहा होगा। तो यहाँ पे कौन सा आएगा स्ट्रेन, कंप्रेस, ठीक है, कंप्रेसिव आएगा, क्योंकि आपको पता है कि टेंशन दो तरीके का डेवलप होता है। स्ट्रिंग जो हम लोग न्यूटन लॉज आप क्वेश्चन में पढ़ते हैं बच्चे, वहां पे हमेशा कौन सा डेवलप करता है, स्ट्रेचिव, लेकिन यहाँ कंप्रेसिव भी हो सकता है और स्ट्रेचिव भी हो सकता है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी अल्फा वी इज डिफाइंड एज। अब देखो बच्चे, यहाँ पे हमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हमने फार्मूला पढ़ा है, ठीक है, कि अल्फा वी अगर मुझे लिखना हुआ तो हम पहले क्या लेते हैं, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी अपान ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या दे रखा है डेल्टा टी। तो यहाँ से क्या ले लेंगे हम दूसरा। अच्छा ध्यान रखना ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब ये मत याद रखना कि सर अल्फा बीटा गामा, हर बार जरूरी नहीं है कि वही चीजें आपको इंडिकेट कराई जाए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स फॉर एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड सब्सटेंस अल्फा v1 इक्वल टू 3v1। ये बच्चे आपका एकदम सही है कि जो आपने भी पढ़ा है कि गामा इक्वल टू क्या होता है, गामा इक्वल टू क्या होगा 3 अल्फा। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, ये सही है।
दूसरा आइडियल गैस के लिए बच्चे ये थोड़ा सा बच्चे हो सकता है कि डायग्राम में दिक्कत हो गई हो, वो स्लाइड बनाने में हुई है, पेपर में आपके ये सही था। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बच्चे 23 में आइडियल गैस के लिए ये भी फॉलो होता है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हो? तो 23 का ऐसा ऑप्शन देखते हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। थोड़ा सा ऊपर नीचे किया गया है डेटा को, ताकि आपके दिमाग में एक सेट पैटर्न जो बैठा है उससे हम लोग उबर सके। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, मैंने अभी बताया मैक्सिमम डेंसिटी, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मैक्सिमम डेंसिटी और मिनिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम डेंसिटी और मिनिमम वॉल्यूम दोनों पॉसिबल हैं बच्चे मेरा किस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो कौन सा आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों? 4 डिग्री सेल्सियस। द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, अब बच्चे ये सोचना ही नहीं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, 0 केल्विन होता है, या इसी को लिख सकते हो -273.15 डिग्री सेल्सियस। इस पे मॉलिक्यूलर मोशन फ्रीज कर जाता है। कौन सा ऑप्शन? सेकेंड। पायरेक्स ग्लास एंड इनवार हैविंग पर्टिकुलर लो वैल्यू ऑफ अल्फा बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे बच्चे हो और बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो 26 में देखोगे, फर्स्ट स्टेटमेंट ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है मेरे प्यारे बच्चों, और ये क्या है? करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि मर्क्यूरी एक्सपेंड मोर देन अल्कोहल फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर। बच्चों ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट है पूरी लाइन। अब आपको पता है कि अगर हम अल्फा वी देख रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, या गामा दिखा दो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, अल्कोहल का, अल्कोहल में आप सबसे एथेनॉल ही ले लो, कोई समस्या नहीं है। ये क्या होगा? ग्रेटर होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। किससे बड़ी होगी? ठीक है, अल्फा वी ले रहे हैं हम लोग, किसका? मर्क्यूरी का। तो इसका मतलब सेम टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सपेंशन किसका ज्यादा होगा? एक्सपेंशन ऑफ एल्कोहल ये ग्रेटर होगा किससे? एक्सपेंशन ऑफ मर्क्यूरी। एक्सपेंशन ऑफ मर्क्यूरी ये ग्रेटर होगा किससे बच्चे? एक्सपेंशन ऑफ मर्क्यूरी से। तो यहां से कौन सा ऑप्शन आपका पहला सही है और दूसरा ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो यहां से कौन सा हो गया हमारा? 26 का सेकंड हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। द वॉल्यूम कॉपीड बाय द मॉलिक्यूल्स कंटेन इन 4.5 ग्राम ऑफ वाटर एट एसटीपी इफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वैनिश अवे इज। अब देखो बच्चे, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने मिल रहा है तो सबसे अच्छा तरीका है कि पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं, तो ये केमिस्ट्री में आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। फिजिक्स में भी यूज करना पड़ जाता है, ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री ने उसको रजिस्टर्ड करा रखा है, हम लोगों को करना पड़ेगा। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये होगा नंबर किसकी बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स की। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 4.5 अपॉन, अब वाटर का देखेंगे तो हमें कितना पता है कि H2O होता है, 2 + 16 कितना हो जाएगा? 18। तो 18 × 10 पावर 3, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, -3। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 4.5 है प्रभु, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4.5 × 18 × 10 पावर 3। ये कटेगा बच्चे, कितना आ जाएगा? 1, और ये कितना आएगा? 4। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 × 10 पावर 3। यहाँ से हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 1000/4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 250। तो ऐसा, ठीक है, 250 आ जा रहा है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन में आगे देखिए बोल के रखा है कि अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को क्या करना है? वैनिश करना है, उसको गायब कर देना है। तो इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर इस पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एसटीपी पे बात कर रहा है। तो एट एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो टी कितना लेंगे हम? 273 केल्विन लेंगे।
और प्रेशर की जब हम बात करेंगे तो प्रेशर हम P जो होगा वो 10⁵ पास्कल ले लेते हैं, ठीक है, पास्कल, हाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो पीवी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, न्यू आर टी। अच्छा देखो एनसीईआरटी में न्यू लिखा है, कुछ लोग एन यूज करते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जैसा भी आपने नोटेशन पर रखा को होगा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से वी निकालना हुआ बच्चे तो हम क्या लिखेंगे, न्यू आर टी बाई पी, ऐसा लिखेंगे। न्यू की वैल्यू हमें पता है कितना है 250, आर भी मेरे बच्चे पता है आपको, अब तो ये वैल्यू याद हो गई होगी 8.3, टी कितना लोगे 273, अपान प्रेशर की बात कर रहे हो तो कितना है 10⁵। अब बच्चे इसको आपको कैलकुलेट करना है और 250 इंटू 8.3 इंटू 273 अगर ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू लगभग आ जाएगी 5.66। तो देख लेते हैं हम लोग 5.66 है, तो ऐसा कोई वैल्यू आता है कि नहीं देख लेते हैं हम लोग। 5.6 मीटर क्यूब, यहाँ से कौन सा आंसर आ गया, फोर्थ। अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा था इस क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब देखो बच्चे पीवी इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब न्यू आरटी या न्यू आरटी ही ले लो, कोई समस्या नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो, न्यू लिख सकते हो, एन लिख सकते हो, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे अगर मुझे इसी चीज को लिखना हुआ तो एन इक्वल टू हम क्या लिख, ठीक है, न्यू इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पीवी बाई आर टी, ये लिखना पॉसिबल है, ठीक है। केटी जी आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है। अब इसी को चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपान मोलर मास, गिवन मास अपान मोलर मास। और बच्चे हल्की सी केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट का यूज होगा और उससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। अब दूसरी चीज आप ये भी पढ़ के रखे हो कि डेंसिटी अगर हम दिखाना चाहें तो डेंसिटी आपकी कितनी होती है, रो होती है। अब डेंसिटी रो होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब डेंसिटी लिखना है बच्चे तो हम क्या लिख सकते हैं, मास अपान वॉल्यूम, ऐसा लिख सकते हैं। जब हम मास अपान वॉल्यूम लिखेंगे बच्चों तो इसी को हम डायरेक्ट चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोलर मास के टर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मोलर मास इंटू पी अपान, अब मोलर मास इंटू पी लिखोगे, नीचे अगर बच्चे ठीक है आपको क्या लिखना है, वॉल्यूम लिखना है, वॉल्यूम की जगह क्या लिख दोगे, आर टी। अब यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब बच्चे मोलर मास जहां भी लिखा है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एम एन ए पी बाई आर टी, ऐसा लिख देना हमारे लिए पॉसिबल है। अब इसके बाद बच्चे हम लिखना चाहें तो डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, एम पी अपान एन ए है अपान आर टी है, तो बच्चे इसको आप चाहोगे तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, के टी। और यहाँ पे बस ये ध्यान देना है कि एक कन्वर्जन छोटा सा है कि आर बराबर होता है किसके, एन ए के, ठीक है। डायरेक्ट एन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिखना चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, एन ए इक्वल टू के बाई, कुछ ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, तो उसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 28 में अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, एम, हाँ पी एम बाई के टी या हमारा एम पी बाई के टी आया, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड सही है, इसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे बालक अगर हम ध्यान से देखें तो दे के रखा है कि टू वेसल्स सेपरेटली कंटेन टू आइडियल गैस ए एंड बी एट द सेम टेम्परेचर, द प्रेशर ऑफ ए हैविंग ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ बी, कि जो ए का प्रेशर है वो ट्वाइस है किसका, बी का। अंडर सच कंडीशन द डेंसिटी ऑफ ए इज फाउंड टू बी 1.5 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ बी,
एक चीज और दे रखा है कि डेंसिटी ए की जो है वो बी के क्या है, यानी प्रेशर हम ए का देखें तो ये ट्वाइस है किसका, प्रेशर ऑफ बी का। इसके अलावा डेंसिटी ऑफ ए की बात करें तो ये 1.5 टाइम्स है किसके, डेंसिटी ऑफ बी के। तो रेशियो पूछ रहा है मॉलिक्यूलर वेट का, तो बच्चे हल्का सा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो उसमें हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको आइडियल गैस इक्वेशन से ही करेंगे। तो देखो बच्चे थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो इसको हम लोग आगे लिख देते हैं। P इक्वल टू हमने पढ़ा रो आर टी बाई एम, ऐसा हम लोगों ने कुछ पढ़ा है बच्चे। तो यहां से अगर m को हम लिखना चाहें तो m इक्वल टू हम लिख क्या सकते हैं, रो आर टी बाई पी, रो आर टी बाई पी, रो आर टी बाई पी, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहां से बच्चे देखो अगर हम P को बोलना चाहें तो P आपका क्या है, प्रेशर है। P आपका मेरे प्यारे बच्चों प्रेशर है, T टेम्परेचर है, कंफ्यूज मत होइएगा, रो आपका क्या है, डेंसिटी है। तो ये सारी बातें हम किसके लिए कैसे कर रहे हैं बच्चों, गैस के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें, और R जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये आपके PYQ का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब बच्चे यहाँ से अगर हम MA लिखना चाहें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो रो ए लिख सकते हो, R के साथ ए मत लगा देना, रो ए लिख सकते हो, R लिख सकते हो, टी ए लिख सकते हो, अपान पी ए लिख सकते हो। उसी तरीके से अगर एम बी लिखना हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, रो बी लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ बी लिख सकते हैं, अपान प्रेशर ऑफ बी। ऐसा लिख पाना हम लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों पॉसिबल है। तो अब देखो अगर एम ए बाई एम बी लिखना हुआ, एम ए बाई एम बी लिखना हुआ, तो अब ध्यान से सिर्फ आप ये याद रखिएगा कि ठीक है रो और टी, तो भाई यहाँ पे देखो रो और टी ऊपर है, नीचे कौन है, प्रेशर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रो ए बाई रो बी, फिर टी ए बाई टी बी, लेकिन प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ बी अपान प्रेशर ऑफ ए, कुछ ऐसा लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि इसकी जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही बोल के रखा है कि पी ए बाई पी बी, अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू हमें बोल रखा है कि कितना है, सॉरी डेंसिटी की वैल्यू अगर हम देखें तो डेंसिटी आपको बोल के रखा है कितना, 1.5, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 1.5। उसके बाद फिर बच्चे प्रेशर की भी वैल्यू देखें तो ये प्रेशर पी ए बाई पी बी हमको कितना दे रखा है, 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 2, क्योंकि हमें पी ए बाई पी बी कितना दे रखा है, हाफ दे रखा है, तो ये इतना आएगा। अब बच्चे यहाँ से ये वैल्यू अगर ध्यान से देखें तो पी ए बाई पी बी की है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/2 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 1/1.5 आएगा, क्योंकि ए और बी का रेशियो यहाँ तो सही है लेकिन यहाँ पे क्या है, अपोजिट है, तो अपोजिट लेना पड़ेगा। और टेम्परेचर का रेशियो हमें बोल के रखा है कि सेम है, उसको बदलना नहीं है। तो अब सिंपल सा कैलकुलेशन है बच्चे, करके देख लेते हैं हम लोग, एम ए बाई एम बी दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1 इंटू 2, ये आ गया आपका 3। तो अब देख लेते हैं 3 और नीचे, ठीक है 1/2 है बच्चे, एक मिनट, ये 1/2 है बच्चे, 1/2 है, इसे लिख सकते हैं हम 3/2 इंटू 1 इंटू 1/2, यहाँ से बच्चे आ जाएगा आपका 3/4। अब देख लेते हैं कौन सा आंसर है, 3/4 कौन सा आंसर होगा, फोर्थ होगा। 29 में मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अब ये क्वेश्चन काफी इजी है बच्चे, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। At 10 degree Celsius, the value of density of a fixed mass of an ideal gas divided by its pressure is x. अब बच्चे देखो अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो मास ऑफ गैस हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल m, मास ऑफ गैस हम क्या मान लेते हैं बच्चों, स्मॉल m मान लेते हैं।
अब वो कह रहा है कि फिक्स मास है m, मान लिया आपने, आइडियल गैस है, डिवाइडेड बाय इट्स प्रेशर है। तो बच्चे देखो, एक चीज तो हमारे दिमाग में बैठ गई है कि फिक्स्ड और टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। एट ए फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम इज फिक्स्ड। वॉल्यूम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, फिक्स्ड होगा, ये बदलने वाला नहीं है। फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा बच्चों। आगे हम देखते हैं कि अगर हम डेंसिटी को दिखाना चाहें बच्चे, या आप अपने दिमाग में ये बात रखिएगा कि डेंसिटी हम क्या लिख सकते हैं, मास अपान वॉल्यूम। डेंसिटी हमेशा क्या होगा, मास अपान वॉल्यूम। मास आपने क्या रखा है, m रखा है, तो m बाई क्या होगा, v होगा। ये फार्मूला हम लोग बच्चे बचपन से जानते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। अब यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो डायरेक्ट ऐसा ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, ठीक है, या एक काम करते हैं, यहीं पे P से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा m अपान पी वी। अब दोनों साइड अगर हमने P से डिवाइड कर दिया तो ये खेल कुछ ऐसे बदल जाएगा बच्चों। अब यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो m, अब पीवी की जगह हमें पता है कि हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एनआरटी लिख सकते हैं, और हमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो यहां से बच्चों हम लिख सकते हैं m अपान एन आर टी दैट इज इक्वल टू। अब देखिए डेंसिटी और किसकी बात हो रही है, प्रेशर की, तो ये डायरेक्ट बोल के रखा है आपको कि कितना है, इसकी वैल्यू दे रखा है x है, क्या है, x है, ये वैल्यू आपको दे रखा है, ठीक है, हाँ x बोल के रखा है। अब बच्चे यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो एक बात हम लोगों को डायरेक्ट समझ में आ गई है कि एक्स टी क्या है, कांस्टेंट है। या आप लोग अगर बहुत अच्छे से पढ़े होते तो इस रिलेशन को इतना करना नहीं पड़ता, हम लोग डायरेक्ट कर देते। तो यहाँ पे हम लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एट 10 डिग्री सेल्सियस। जब 10 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है बच्चे, तब तो सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब 283 केल्विन। अब 0.15 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन तब बढ़ जाएगा। तो यहां से हम बच्चे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक्स टी इक्वल टू एक्स इंटू 283। टेम्परेचर ही रखा गया है क्योंकि ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अब दूसरा 110 डिग्री सेल्सियस पे आ जाते हैं हम लोग, तो 110 डिग्री सेल्सियस का मतलब यही 2 की जगह क्या हो जाएगा, 383 केल्विन, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब बच्चों मुझे एक्स टी अगर लिखना हुआ, अब मुझे एक्स टी लिखना हुआ, तो अब यहाँ पे एक्स डैश ले लेंगे, इंटू क्या लिखेंगे, 383। अब चाहे तो हम डायरेक्ट इसको कंपेयर कर दे बच्चों, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, x इंटू 283 दैट इज इक्वल टू एक्स डैश इंटू 383। तो बालक अगर हम चाहें तो एक्स डैश की ही वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है, तो एक्स डैश के लिए हम इसको इधर की तरफ लाएं, तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स इंटू 283 अपान 383। यहां से लिख सकते हैं हम 283 अपान 383 एक्स। तो कौन सा आंसर होगा बच्चे, यहां से देख लेते हैं, 283 अपान 383, सेकेंड ऑप्शन होगा 30 का। तो मुझे नहीं लगता बच्चे कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, हल्का सा कैलकुलेशन है इन क्वेश्चंस में, केटीजी में कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता। द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T व्हेन ऑक्यूपाइंग ए वॉल्यूम V विल बी। अब देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को हमें करना है तो बहुत आसानी से डायरेक्ट इक्वेशन से कर दोगे। अब ये इक्वेशन ही इशारा कर दे रहा है कि पीवी इक्वल टू, ठीक है, न्यू आरटी या एनआरटी, चलिए एनआरटी ही लिख देते हैं, न्यू भी लिखो एन भी लिखो, सब लिखते रहो ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन बैठने ना पाए। तो एन इक्वल टू आपको पता है कि एम अपान क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपान मॉलिक्यूलर मास, कुछ आप यही लिखोगे क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का ये फार्मूला होता है जो क्लास 6, 7, 8 से ये पढ़ते हुए मोल कॉन्सेप्ट में चले आते हो। अब देखो गिवन मास आपको पता है कितना है, 5 अपान कितना, 32। अब क्वेश्चन का आंसर आपको दिखने लगा बच्चे, अब तो अब क्या दिक्कत है, अब तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं
PV इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितना होगा 5/32, यानी ये हमारे फिजिक्स का नहीं, कहीं ना कहीं ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन मान सकते हो। ये कुछ करना ही नहीं था बच्चे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 31 का 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टू कंटेनर A and B are partially filled with water and close. The volume of A is twice that of B and it contains half of the amount of water in B. If both are at the same temperature, the water vapor in the containers will have pressure in the ratio of. अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 32 को अगर हम ध्यान से देखें तो वाटर वेपर की बात हो रही है। तो वेपर प्रेशर जो होता है, अगर हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं बच्चे, तो पहली चीज ये है इंडिपेंडेंट होता है, मतलब निर्भर नहीं करता। वेपर प्रेशर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किस पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। वेपर प्रेशर जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है किस पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। दूसरा वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। तो यहां से बच्चे 32 को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 32 का आंसर कौन हो जाएगा भाई, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है तो कोई मतलब ही नहीं, कितना हो जाएगा 1:1। अब ये तो आपको पता ही बच्चे। 33 में बात की जा रही है कि इंक्रीज अगर टेम्परेचर का गैस के कर रहे हैं तो ये क्या करेगा। अब बच्चे ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपको देखो तो ये अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा भाई। टेम्परेचर बढ़ाने का सीधा मतलब ये है कि अगर यहाँ पे गैस के अंदर कंटेनर के अंदर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो। तो इंक्रीज होगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में मेरे प्यारे बच्चों। The molecules of a given mass of a gas have RMS velocity of 200 meter per second and 20 degrees Celsius and 1.0 into 10 power 15 Newton per meter square pressure when the temperature and pressure of the gas are respectively 120 degrees Celsius and 0.05 into 10 power 15 Newton per meter square. The RMS velocity of its molecule in meter per second is. अब बच्चे अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें 34 को, तो ये हमें ना VRMS का डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो VRMS का बच्चे अगर हम फार्मूला पढ़ के बैठे हैं इसके पहले से ही, VRMS का फार्मूला हम लोग लगा देते हैं और ये क्वेश्चन फिर उतना बड़ा रह नहीं जाएगा। VRMS अगर हमें पता है, देखिए हमें RMS मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज मीन तीनों का पता है बच्चे फार्मूला। तो इसमें हमें पता है कि ठीक है, अगर हम VRMS लिखते हैं तो ये कितना होता है, √3 आता है। तो ये भूलना मत, 3 kBT बाई कितना लिखते हैं हम, M, ऐसा कुछ लिखते हैं बच्चे। बस याद रखना कि एक जगह यहीं पे क्या हो जाता है, 2 हो जाता है और यही एक जगह कितना होता है, 8/पाई। तो यहां से बच्चे अगर हम V लिखना चाहें, एक हमें 27 डिग्री सेल्सियस पे चाहिए और दूसरा 127। तो अब देखो बच्चे डायरेक्ट कर दो, इतना सोचना ही नहीं है। ये किस पे डिपेंड करेगा, T पे। किस पे डिपेंड करेगा, T पे। या VRMS डायरेक्ट यहां से मैं लिख सकता हूं ऐसा, चलो लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए। किस पे डिपेंड करेगा, T पे डिपेंड करेगा बच्चे। तो यहां से हम अब देखें, टेम्परेचर में ये गलती मत करना कि सेल्सियस में ले लेना। सेल्सियस में लिया कि निपट गया क्वेश्चन। आपको सिंपल तरीके से इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है बच्चे। तो केल्विन में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, 273 + 27 अपान 273 + 127। ये जो डेटा हमें किसमें था,
सेल्सियस में दिया था, उसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, केल्विन में। ये बच्चे आपका हो जाएगा 300 अपान कितना 400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आ गया रूट में 3/4, यहाँ से वैल्यू आ गई रूट में 3/2। मुझे लगता है बच्चों की यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब बच्चे अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो V127 बाई V27 में लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा आपका 2/√3। यहाँ से V अगर मैं 127 पे चाहूँ तो क्या आ जाएगा 2/√3 इंटू V27 पे। और V27 पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू शायद दी गई थी, कितना दिया गया है 200, ठीक है। तो हम लोग रख देते हैं 200 दिया गया है, तो 200 दिया गया है, ये आ जाएगा 400/√3। अब वेलोसिटी की बात हो रही तो मीटर पर सेकंड ही रखोगे, कुछ और यूनिट होनी नहीं है। कितना आ गया 400√3। मुझे लगता है बच्चे यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि कैलकुलेटिव हो, तो कुछ क्वेश्चन हमारे लिए क्या होंगे, इजी भी होंगे। 0 केल्विन पे पूछ रहा है बच्चे कि कौन सा ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो क्या हो जाएगा 0। तो आपको पता है कि यहाँ पे ठीक है कौन सी मॉलिक्यूलर मोशन फ्रीज कर जाता है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0। चलिए, द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज। अब ध्यान से देखो बच्चे, तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, या पीवी इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/3 लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या लिख देंगे NmV²। अब एक काम करते हैं बच्चे कि ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से। तो 1/2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये आ जाएगा 1/2 2/3 इंटू 1/2 NmV²। यहाँ से बच्चे लिखना चाहे तो हम डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ से V² को कैंसिल कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं P = 2/3E। या मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप डेरिवेशन ओरिवेशन के चक्कर में मत पड़ना, आप डायरेक्ट P = 2/3E होता है, याद रखना, कौन इतना क्वेश्चन को लंबा ले जाएगा। A centigrade and Fahrenheit thermometer are dipped in boiling water. The water temperature is lowered until the Fahrenheit thermometer registered 140 degrees Celsius. What is the fall in temperature as registered by the centigrade thermometer? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। F की वैल्यू दे रखा है कितना 114 फ़ारेनहाइट दे रखा है। अब बच्चे अगर इस क्वेश्चन को करना हुआ तो डायरेक्ट हम लोग ये स्केल का यूज कर देंगे 1F - 32/180। और ये दूसरा किससे कर रहा है सेंटीग्रेड से, तो सेंटीग्रेड में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं C/100। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसल होगा। तो यहाँ पे बच्चे अगर मैं लिखना चाहूं तो ये आपका आ जाएगा ऐसा कि 140 - 32/9 दैट इज इक्वल टू C/5। ऐसा अगर हम लिखना चाहें तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम हम लोगों को होने वाली नहीं है। तो बच्चे अब इसको कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा, तो शायद आप ऐसे लिख सकते हो C = 108 × 5/9 990 10 12, ये कितना आ जाएगा 12। तो C = कितना आ गया 60 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये फॉल आपसे पूछा है कि ये जो टेम्परेचर डाउन हो रहा है ये कितना हो रहा है, तो सीधी बात बच्चों आपको याद रखनी है कि यहाँ पे फॉल अगर टेम्परेचर का दिखाना हुआ हमें तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे कितना हो रहा है 60 डिग्री, तो इसका मतलब फॉल जो टेम्परेचर में हो रहा है बॉइलिंग वाटर है ना। अब जैसे ये थोड़ा सा डेटा में ध्यान देना कि टेम्परेचर कितना आया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मत हिट कर देना, ये बोल के रखा है कि बॉइलिंग वाटर है, तो फॉल कितना होगा टेम्परेचर में, फॉल इन टेम्परेचर पहले बॉइलिंग वाटर था तो कितना था 100 डिग्री,
-60 डिग्री, यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सावधानी बरतने की मेरे प्यारे बच्चों ज़रूरत है, और इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए मेटेलिक बार ऑफ यंग मॉडुलस 0.5 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन दिया है, लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, हीट किया जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, ना एक्सपेंशन हो रहा है ना बेंडिंग हो रही, मतलब थर्मल स्टैंड में आपको क्वेश्चन में घुमाया फिराया नहीं गया है, डायरेक्ट आपसे क्या पूछ लिया गया है, फोर्स पूछ लिया गया है। तो बच्चे फोर्स का फार्मूला तो हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ना। पहला हमें यंग मॉडुलस दे रखा है तो हम इसका फार्मूला रख देते हैं वाई ए, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन के टर्म में चाहिए तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, अल्फा रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे, डेल्टा। अब ये देखो y की वैल्यू आपको 0.5 इंटू कितना दे रखा है 10⁻11 दे रखा है, एरिया आपको कितना दे रखा है 10⁻³ दे रखा है, अल्फा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 10⁻5 दे रखी है, और उसके बाद फिर टेम्परेचर कितना दे रखा है 10⁻2 यानी 100 है। तो अब अगर हम ध्यान से इसको कैलकुलेट करें तो ये 10⁻11 है, 0.5 वही रहने दीजिए, 0.5 इंटू 10⁻13 -8 ऐसा लिखना चाहेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻5, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 5 इंटू 10⁻4, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन 50 इंटू 10⁻3 न्यूटन एक ऑप्शन है, 10⁻3 न्यूटन। अब बच्चे देखो कैलकुलेशन में हल्की सी भी गलती करोगे तो क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा, और क्वेश्चन को हमें अपने हाथ से निकलने नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। व्हेन वाटर एक्वायर्स ए टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट विल बी टेक स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरीग्राम पर डिग्री सेल्सियस एंड लेटेंट हीट ऑफ स्टेट 540। अच्छा बच्चे देखो अब इसमें कोई कंफ्यूजन जैसा केस है ही नहीं। अब बच्चे अगर हम स्पेसिफिक हीट दे रखा है, ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसको कैलोरीमेट्री का यूज कर देते हैं कॉन्सेप्ट। तो आपको एक चीज दे रखा है कि स्टीम से पास किया जा रहा है 20 ग्राम वाटर, और ये टेम्परेचर कितना एक्वायर करे, तो देखो बच्चे नॉर्मल तरीके से कर देते हैं। मान लेते हैं मास m है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होगा 540। इसके बाद देखो आपको पता है कि हम ये मान के चलते हैं कि हीट लॉस्ट हो रही है इतना 80 डिग्री सेल्सियस के लिए। अब बाकी हम किसका लेके चलते हैं, वाटर का लेके चलते हैं, तो देखो मास 1 लेते हैं, स्पेसिफिक हीट 1 है। अब ये देखिए ये आपके फेज चेंज के लिए फार्मूला था, और ये फार्मूला जो होगा वो किसके लिए होगा, टेम्परेचर के लिए 1 होगा, और टेम्परेचर 100, ठीक है, 100 से कितना लाया जा रहा है 80, तो 100 माइनस 80। ये फार्मूला फेज चेंज के लिए है, और ये फार्मूला किसके लिए, टेम्परेचर चेंज के लिए, दोनों को एक साथ लिया जा रहा है बच्चों। तो यहाँ से अगर हम इसको जोड़ दें तो Q1 इक्वल टू हमारा आ गया 540 m प्लस 20 m। यहाँ से हम लिख सकते हैं Q1 इक्वल टू 560 m। मुझे लगता है कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए बच्चा लोग। अब देखो इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, वो कह रहा है कि 20 ग्राम वाटर जो है वो हीट गेन कर रहा है, तो ये भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हीट गेन जो हो रहा है वो कितना है Q2 है, तो Q2 के लिए तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला यूज कर देंगे, मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, ये हम यूज करेंगे। तो ये हमें मास कितना दिया है 20, स्पेसिफिक हीट 1 दिया है। दूसरा अगर टेम्परेचर का देखें हम ध्यान से, तो टेम्परेचर कितना, 1 मिनट वाला, अब थोड़ा सा हम लोग आगे आ गए हैं, 10, 80 से 10 जा रहा है, तो ये कितना जा रहा है 80 माइनस 10, यहाँ से 20 इंटू 70 हो गया, कितना हो गया 1400 कैलोरी, ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि Q1 बराबर किसका होगा Q2 के, क्योंकि जो हीट रिलीज होगी वही क्या होगी, हीट गेन होगा, उसमें कुछ सोचना नहीं है। तो पीछे हम लोगों को याद है कितना वैल्यू आई थी 560 m, और ये Q2 में किसके बराबर आ जाएगा,
1400 के। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा m इक्वल टू 40, हाँ 140/56। अगर इसको करेंगे 56 12, ये आ जाएगा आपका 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 20, नीचे कितना आएगा 8, 20/8 यानी 10/4, 20/8 आएगा यानी 10/4 आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 2.5 ग्राम, ऐसा कुछ होगा। अच्छा, क्वेश्चन में पहले से ही पता है कि ठीक है, टोटल मास ऑफ वाटर पहले कितना था 20 ग्राम, पहले कितना था 20 ग्राम प्लस कितना 2.5 ग्राम, यहाँ से आ जाएगा आपका 22.5 ग्राम। मुझे लगता है कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। A piece of iron is heated in a flame, it's first dull red, then becomes reddish yellow and finally turns to white hot. The correct explanation of the observation is possible by using. अब देखिए बच्चे, इसमें आप डायरेक्ट, आपको पता है कि लेमडा इक्वल टू कांस्टेंट अपान क्या लिख सकते हो, टेम्परेचर। ये लॉ आपने कहीं पढ़ा था बच्चों, और मुझे पता है कि ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में पढ़ा था। तो अब आपको पता है कि जब आयरन हीट को आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो इसका सीधा मतलब है कि ये क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। और अगर ये डिक्रीज करेगा तो ठीक है, ये साल्टर वेवलेंथ की तरफ जाएगा, साल्टर वेवलेंथ की तरफ जाने का मतलब कलर जो होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, और कलर जो चेंज होगा वो लॉन्गर वेवलेंथ से किधर की तरफ जाएगा, साल्टर वेवलेंथ की तरफ जाएगा, ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से। A black body is at 727 degrees Celsius. It emits energy at a rate which is proportional to. अब बच्चे ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना तो स्टेफेंस लॉ लगा दीजिए। स्टेफेंस लॉ की मदद से आप डायरेक्ट लिख सकते हो U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4, ये आपने पढ़ा होगा बच्चों। ठीक है, अब यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो ये जो प्रोपोर्शनल होगा U, टेम्परेचर केल्विन में लेना है बच्चे, ये किस में है, डिग्री सेल्सियस में, तो जोड़ दो 727 प्लस 273 की पावर 4, यहां से आ गया 1000 की पावर 4। कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट होगा। ये ऑप्शन लगाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि हमें आंसर जो भी चाहिए केल्विन में चाहिए, यहां हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर देखिए बच्चों वेस्ट की बात करें तो जो आइडियल ब्लैक बॉडी बोली जाती है वो सारे के सारे इंसिडेंट रेडिएशन को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर जाती है, ना ही उसे रिफ्लेक्ट करती है, ना ही उसे ट्रांसमिट करती है। तो ब्लैक लैंप को बात करेंगे तो ये एब्जॉर्ब जो करती है लगभग 96% करती है, लेकिन पूरा नहीं करती। कैविटी मेंटेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यही आपका क्या होगा बच्चे, आइडियल ब्लैक बॉडी होगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट जो होगा इंसिडेंट रेडिएशन का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होगा 100% कंप्लीट absorption of radiation without the reflection। कंप्लीट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा विदाउट रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। तो मुझे नहीं लगता बच्चों की यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगला आते हैं, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। पूछ रहा है बच्चे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे वाटर फ्रीजर लिक्विड हीलियम मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स। तो अब बच्चे ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम यूज करें थियरी का तो वहां पे ये बोला जाता है कि 0 केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी 0 केल्विन, 0 केल्विन पे मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाता है, स्टॉप कर जाता है। तो यहाँ 43 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट वैल्यू टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड,
अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जा रहा है, पूछ रहा है तब क्या होगा, तो यहाँ पे बच्चे हम ध्यान से देखें कि एवरेज वेलोसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर ये किया आपने तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी बच्चों। और अगर एवरेज वेलोसिटी इंक्रीज कर गई, इसका सीधा मतलब ये होगा कि कोलिजन क्या होगा, पर यूनिट टाइम इंक्रीज कर जाएगा, ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिग्रीज ऑफ स्टेट ऑफ फ्रीडम ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस इज। ठीक है, जो डिग्रीज होंगी ट्राई एटॉमिक गैस की वो बच्चे हमें पता है। ठीक है, अब बच्चे देखो हमें पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की जब हम बात करेंगे तो 3 क्या होगा, ट्रांसलेशनल होगा, तीन आपका ट्रांसलेशनल होगा और 3 कैसा होगा, रोटेशनल। तो यहां से हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। पॉलीएटॉमिक गैस विथ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज ए मीन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाई। अब इस क्वेश्चन को करना हुआ तो बच्चे देखो डायरेक्ट हम इसका फार्मूला जानते हैं कि यहां पे हम लिख सकते हैं कि अगर एनर्जी पर डिग्री फ्रीडम, अगर हम लोग एनर्जी पर डिग्री फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बच्चे डायरेक्ट लिख सकते हैं हाफ के टी। क्या लिख सकते हैं, हाफ के टी। क्या लिख सकते हैं, हाफ के टी। इसके बाद आगे पूछा जा रहा है बच्चे कि यहाँ पे n डिग्रीज ऑफ मॉलिक्यूल हैं, तो सीधा मतलब है कि ठीक है, फॉर पॉलीएटॉमिक गैस with n degree of freedom, for polyatomic gas n degree of freedom। अगर पॉलीएटॉमिक गैस है और वहां पे कितनी है, n डिग्री किसकी है, फ्रीडम की है, तो बच्चे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, n का मल्टीप्लाई कर दो तो n इंटू हाफ के टी, यहां से लिख सकते हैं n के टी बाई 2। कौन सा आंसर होगा बच्चे, थर्ड। इसके बाद आगे आते हैं। द मॉलिक्यूलर हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ ए गैस इज गिवन 7/2 R। आगे पूछा जा रहा है द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज। पहला ऑप्शन 9/7 है, दूसरा ऑप्शन 7/5 है, तीसरा 8/7 है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चे देखो तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर करना है तो बच्चे आपको पता है Cp इक्वल टू क्या होगा, 7/2R दे रखा है। इसके बाद बच्चे Cv निकालना है तो आप मेयर्स रिलेशन से Cp माइनस क्या लिख सकते हैं, Cv इक्वल टू Cp माइनस क्या लिख सकते हो, R लिख सकते हो। और Cp की वैल्यू 7/2R दिया है, तो 7/2R माइनस R। अब देखिए बच्चे यहाँ पे 7 ऊपर 2 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5/2R। और हमसे पूछ क्या रहा है कि Cp बाई क्या पूछ रहा है, Cv। तो Cp बाई Cv अगर मुझे लिखना हुआ तो Cp बाई 7R/2 अपान 5R/2। हमें पता है 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर, 7/5। कितना आ गया, 7/5। यहाँ से कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक गैस है जिसके लिए आपको दे रखा है कि कितना है, 0.67 है। दिस गैप इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल विच इज। अब देखो बच्चे थोड़ा सा आपको इस पे सोचना होगा कि R/Cv कितना दे रखा है, 0.67, और पूछ रहा है कि मॉलिक्यूल किसका बना होगा। तो देखो बच्चे R की जगह हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे
सी पी माइनस सी बी अपान सी बी इक्वल टू 0.67, ऐसा कुछ लिख पाना पॉसिबल है? अब यहां से बच्चे अगर हम चाहें तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, कि अब यहां से हम गामा की वैल्यू निकाल देते हैं। तो गामा आपको पता है कि ये सी पी बाई सी बी माइनस क्या होगा, सी बी, तो ये सी बी बाई सी बी कितना आएगा, 1। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे -1 इक्वल टू 6.67, यहाँ से बच्चे गामा इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 0.67, यहाँ से आ गया 1.67। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई वैल्यू होनी चाहिए। अब 1.67 आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि गामा अगर 1.67 आ रहा है तो ये वैल्यू आपकी लगभग आ जाएगी 5/3। 5/3, अब 5 आ रहा है बच्चे, तो फिर आपको पता है कि यहाँ पे गैस कैसी होगी, मोनोएटॉमिक। कैसी गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है। मुझे नहीं लगता कि 5/3। अब देखो यहाँ पे मोनोएटॉमिक कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर ए सर्टेन गैस स्पेसिफिक हीट इज गिवन, गामा कितना दिया रखा है, 1.5 दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है बच्चे, तो वही पुराना तरीका आप लगा दीजिए। अब देखो बच्चे, गामा आपको दे रखा है कितना, 1.5। 1.5 है, और यही बराबर किसके होगा, Cp बाई Cv के। यहाँ से हम लिख सकते हैं Cp बाई Cv दैट इक्वल टू 15/10। यहाँ से लिख सकते हैं ये आ गया आपका 3/2। मुझे लगता है कि अब यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर अब मुझे यहाँ से Cv की वैल्यू निकालनी हुई, किसकी वैल्यू निकालनी हुई, Cv की, तो Cv बाई Cp आ जाएगा आपका 2/3। यहाँ से हम Cv निकाल सकते हैं 2/3 Cp, ऐसा कुछ हम लोग लिख सकते हैं। अभी एक चीज और हमें पता है, Cp माइनस Cv दैट इक्वल टू क्या होता है, R/J। ये रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से लिख सकते हैं Cp माइनस Cv की वैल्यू हम लोग कितना निकालें, 2/3 Cp। 2/3 Cp इक्वल टू R/J। यहाँ से हम लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा 3Cp माइनस 2Cp अपान 3 इक्वल टू R/J। यहाँ से हम लिख सकते हैं Cp/3 इक्वल टू R/J। यहाँ से बच्चे Cp की वैल्यू अगर हम मुझे लिखना हुआ तो ये आ जाएगा 3R/J। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है, सॉरी 3R/J। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 3R/J। अच्छा, Cp हमने निकालना है कि Cv, Cp कितना आ रहा है, 3R/J। तो ये यहाँ पे कंफ्यूजन मत हो जाना, क्योंकि C लिखा हुआ है लेकिन Cp पे ध्यान देना है। आगे आते हैं बच्चे, 4950। अब फ्री मीन पाथ ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है बच्चे। तो मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ लैम्डा, इसका आपने एक फार्मूला मुझे जहां तक याद होगा बच्चे की पढ़ रखा होगा, 1/√2 पाई। अब देखो ये डायामीटर डी जो हम लिखेंगे बच्चे, वो एक्चुअली होगा क्या, डायामीटर। डी यहाँ पे क्या है, डायामीटर। हम बात किसकी कर रहे हैं, रेडियस की, तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डी क्या है, डायमीटर। तो डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2r। हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो लेमडा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/4√2 पाई एंड डी स्क्वायर। यहाँ से आ गया सॉरी आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ से आ गया लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। यहाँ से हमें मिल गया लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर -2। r-2 इनवर्सली बात हो रहा है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर की पावर -1।
ये इनवर्स है, तो कौन सा होगा? आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है बच्चों की ये सेशन आपका काफी अच्छा गया होगा, पेपर काफी अच्छा हुआ होगा, और दीपावली आप घर पे बहुत अच्छी एंजॉय करोगे।